ओके, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में, जो मकसद लेकर के चल रही है कि एजेंट को एडवाइजर में ट्रांसफॉर्म करना है। आप हमारी वेबसाइट www.risingadvisors.academy.in पर लॉग इन कर सकते हैं अधिक कोर्सेज की जानकारी के लिए। हमारा जो विजन है वो यह है कि अधिक से अधिक एडवाइजर्स को अच्छी नॉलेज, प्रोडक्ट, सर्विस की से इक्विप करना है, ताकि वह इस फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडस्ट्री में जो होने वाली मिस सेलिंग है उसको रोक सके या कम कर सके। हमारा जो मिशन है 2030 तक कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छे स्किल्स एंड टूल्स के साथ इक्विप करना है, ताकि उनकी जो मंथली आय है, मंथली इनकम है, वो 1 लाख से अधिक हो। इसके साथ ही हमारा जो वैल्यूज है वो कुछ इस प्रकार है कि इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा हमारी ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए, कमिटमेंट हमारा लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए, एक्सेलेंस हमारा नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म को हासिल करने के लिए, ट्रस्ट वर्दीनेस हमारे क्लाइंट के साथ रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए, एंड ग्रोथ माइंडसेट, ताकि हम जो भी अडाप्ट कर सके, है ना, वो अच्छे से जो भी इनोवेशन आ रहे हैं अच्छे से अडॉप्ट कर सके। डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से है दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। तो वित्तीय नियोजन, है ना, लाइफ इंश्योरेंस पार्ट में हम चल रहे हैं। IC 38 के चैप्टर 1 हमने देखा। चैप्टर 2 जो है ये वित्तीय नियोजन है। और आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आप फाइनेंशियल प्लानर की तरह जाएंगे। इसीलिए आपको हर नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो वित्तीय नियोजन और व्यक्ति का जीवन चक्र क्या है? तो सबसे पहले वित्तीय नियोजन कहते किससे है? तो किसी भी जीवन के लक्ष्यों को पहचान कर उसे वित्तीय लक्ष्यों में परिवर्तित करने और उसे हासिल करने के लिए जो रुपयों का, जो पैसों का प्रबंधन किया जाता है, इस प्रक्रिया को वित्तीय नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, वित्तीय नियोजन में वर्तमान और भविष्य की उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाता है, जिससे हम कम चिंता वाला जीवन बिता सकें। सतर्क नियोजन से हम अपनी प्राथमिकता तय कर सकते हैं कि हमारे कौन से लक्ष्य हमें पहले कंप्लीट करने हैं, कौन से बाद में। जैसे अगर हमारे घर में बच्चा है, ठीक है, तो उसका एजुकेशन और उसकी शादी, ये 2 लक्ष्य हम निर्धारित कर सकते हैं। तो पहले प्राथमिकता हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, तो हमें उसका प्रोविज़न करना चाहिए। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन से क्या होता है, हमारे जो लक्ष्य होते हैं उन्हें हम पहचान करके, उनको हासिल करके, उन्हें पूरा करने के लिए बचत करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लक्ष्यों के प्रकार 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। सबसे पहला अल्पकालिक लक्ष्य, फिर आता है मध्यकालिक लक्ष्य जिसको मीडियम टर्म, और थर्ड आता है जिसको दीर्घकालिक लक्ष्य यानी लॉन्ग टर्म लक्ष्य बोलते हैं। तो अल्पकालिक लक्ष्य कैसे हैं? जो छोटी अवधि के लिए हो सकते हैं, जैसे मुझे एलसीडी टीवी खरीदना है या परिवार के साथ छुट्टी पे जाना है। दूसरा मध्यमकालीन लक्ष्य, जो मीडियम टर्म गोल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं कि ये छोटी मीडियम अवधि के लिए होते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, जैसे मुझे मकान खरीदना है या विदेश में छुट्टी मनाना है। लंबी अवधि के लक्ष्य यानी लॉन्ग टर्म लक्ष्य ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे बच्चे की शिक्षा या शादी के लिए प्रोविज़न करना है, सेवानिवृत्ति यानी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो ये लॉन्ग टर्म लक्ष्य है। तो जब भी आप क्लाइंट से मिलते हैं, तो ये 3 प्रकार के लक्ष्य पहले आइडेंटिफ़ाई करवाएँ। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद क्या करें कि उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो प्रोडक्ट्स हैं वो पिच करें, प्लान करके दें, है ना? तो व्यक्ति का जो जीवन चक्र है अगर आप देखोगे, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्थाओं में व्यक्ति का जो जीवन चक्र है वो नीचे चार्ट के अनुसार है। जैसे सबसे पहले हम स्टूडेंट होते हैं, फिर अर्जक होते हैं, अर्जक यानी कमाने वाले बनते हैं, नौकरी लगती है, फिर जीवन साथी आता है, शादी होती है हमारी, फिर माता-पिता बनते हैं, फिर प्रतादा यानी अपने बच्चों की, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है या उनकी शादी हो जाती है, तो अकेले रहने वाले माता-पिता भी बनने वाला फ़ेज़ आता है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बुढ़ापा आता है। तो क्या-क्या गलतियाँ हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, ये पूरा चैप्टर आपको समझाएगा, ताकि आप अपने क्लाइंट से अच्छे से उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें, है ना? इन सब के बीच में जो बचत होती है, ये हमारे उपभोग, खर्च और आय को नियंत्रित करती है ना? और ज़िंदगी में 3 आकस्मिक घटनाएँ, जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, जीवन, मृत्यु और बीमारी, है ना? तो इन सब के लिए हमें प्रोविज़न करके चलना चाहिए।
तो जीवन की अवस्थाएँ और प्राथमिकताएँ तो जैसे मैंने बोला इंसान का कभी-कभी क्वेश्चन आता है कौन-कौन सी अवस्था कौन से टर्म की होती है, उसमें क्या-क्या ज़रूरत होती है, इस पर से क्वेश्चन्स आते हैं। तो सबसे पहली अवस्था जो आती है वो जो शिक्षार्थी होती है यानी स्टूडेंट की होती है, जो हमारी उम्र के 20-25 साल बचपन से 20-25 साल तक होती है। और इस उम्र में हम अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, स्टडी करते हैं और जिसके लिए हमें वित्त पोषण के लिए फंड की ज़रूरत होती है। जैसे चिकित्सा या प्रबंधन की शिक्षा से जुड़ी हुई फीस यानी मेडिकल स्टडी करने जाते हैं तो बहुत पैसा लगता है। ओके, उसके बाद 25 साल के बाद की जो उम्र होती है उसे अर्जक यानी कमाने वाला बोलते हैं। तो जब व्यक्ति को रोज़गार मिलता है, वह इतना कमाने लगता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, साथ ही साथ खर्च के लिए भी कुछ पैसे होते हैं। यहाँ पे परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं या निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिनके लिए पैसे बचाना और निवेश करना सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि कोई युवा आवासीय ऋण लेता है, होम लोन लेता है, किसी मकान में निवेश करता है। उसके बाद का जो आता है 28 से 30 साल की उम्र का फेज़ जिसको जीवन साथी, है ना? क्या बोलते हैं? जीवन साथी का टर्म बोलते हैं। यानी ये वह अवस्था है जब आपका अपना परिवार होता है, आपकी नई ज़रूरतें होंगी जैसे मकान होना, कार खरीदना, बच्चे होंगे तो बच्चों के भविष्य के लिए योजना बनाना, ये आपका जीवन साथी फेज़ में आता है। उसके बाद साथी यानी 28 से 35 साल की जो उम्र है यहाँ जब हम माता-पिता बनते हैं, तो उनके लिए शिक्षा, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने की व्यवस्था करना, ठीक है? उसके बाद हम प्रोवाइडर बनते हैं, यानी प्रदाता बनते हैं, जब 35 से 55 साल की उम्र हो जाती है। यानी बच्चे जब हमारे यंगस्टर बन जाते हैं, किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं, तो उनकी हाई स्कूल और कॉलेज के दिन शुरू हो जाते हैं, तो हमारे खर्चे और भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन भी जो है, उच्च शिक्षा की लागत अधिक होती है ना? उस जैसे 5 साल चलने वाले मेडिकल कोर्स को फाइनेंस करने के लिए ज़रूरी रकम पर विचार किया जाता है। कई भारतीय घरों में लड़की की शादी करना यानी कन्यादान के लिए या उसके घर बसाने की बड़ी चिंता होती है। तो ये सब चिंताओं को दूर करने के लिए हमें शुरू से जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, जो हम अपने इस फील्ड में करने वाले हैं। ठीक है? और ये समस्या आजकल लोन पे चल रही है। तो जैसे मैं भी मेरे बिज़नेस में वर्क करती हूँ, तो मैं इसी के साथ किसी के यहाँ बच्चा बॉर्न हुआ तो पहले से उसके लिए कन्यादान या एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान देके आते हैं। उसके बाद आपका अकेले रहने वाले माता-पिता जिसको एम्प्टी नेस्टर कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एम्प्टी नेस्टर किसको बोलते हैं? तो अकेले रहने वाले माता-पिता को एम्प्टी नेस्टर बोलते हैं जो 55 से 65 साल की उम्र होती है। इसका अर्थ ये होता है कि संतान यानी चिड़िया अपने घोंसले परिवार को वीरान छोड़कर उड़ गई, आजकल विदेश में जाने का चलन हो गया है ना? तो यह वह अवधि होती है जब बच्चों की शादी हो जाती है और कभी-कभी वे माता-पिता को छोड़कर काम करने के लिए दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि इस अवस्था के आने तक व्यक्ति ने अपनी जितनी भी देनदारियाँ हैं, जैसे जितने भी लोन लिए हुए हैं, उसे पूरा कर लिया है और वो सेवानिवृत्ति फंड बना लिया है, यानी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फंड बना लिया है। लेकिन इसके साथ-साथ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं इस एज में, जैसे बीपी आ गई, डायबिटीज़ आ गया, है ना? जो व्यक्ति के जीवन को तबाह कर लेती हैं और स्वास्थ्य की देखभाल, वित्तीय स्वतंत्रता और आय की सुरक्षा इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होती है। कभी-कभी क्वेश्चन आता है, स्वास्थ्य की देखभाल, वित्तीय स्वतंत्रता, आय की सुरक्षा कब महत्वपूर्ण होती है? तो अकेले रहने वाले माता-पिता या एम्प्टी नेस्टर या 55 से 65 साल की उम्र में। उसके बाद आता है सेवानिवृत्ति का जीवन, यानी 60 साल के बाद इंसान सोचता है मैं रिटायर हो जाऊँगा। इंसान सोचता है मैं रिटायर हो जाऊँगा लेकिन वो उसके लिए प्रोविज़न नहीं करता। अगर हम आज किसी के पास प्रोडक्ट लेकर के जाके रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोडक्ट खरीदो, तो वो बोलेगा मैं जीऊँगा कितना? लेकिन हकीकत ये है, अगर आप सर्वे देखोगे तो भारत में जो एवरेज एज है, पुरुषों की 67 ईयर है, स्त्रियों की 68 ईयर है ना? तो और उसमें भी जब वाइफ कमाती ना हो, तो पुरुष को लिए वाइफ के लिए भी प्रोविज़न करना है क्योंकि भारत में लगभग वाइफ हस्बैंड से कम उम्र की होती है, लेकिन कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता और जीवन के उस काल में जब बचत करनी हो, वो बचत नहीं करता, है ना? अपनी सेवानिवृत्ति के लिए और ना ही वो महँगाई का ख़्याल करता है कि आज इतने में आ रहा है तो इन फ्यूचर महँगाई भी आएगी तो ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत होगी, है ना? तो जब तक पति-पत्नी जीवित रहते हैं, उनकी आजीविका संबंधी ज़रूरतों पर ध्यान रहता है। व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य समस्याओं, पर्याप्त आय और अकेलेपन को लेकर फ़िक्रमंद रहता है। और यही वह अवधि भी होती है जब व्यक्ति जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने की कोशिश करता है। क्योंकि ज़्यादातर सपने हम वही देखते हैं कि रिटायर हो जाऊँगा, फिर यहाँ घूमने जाऊँगा। रिटायर हो जाऊँगा, फिर मैं ये अपना शौक पूरा करूँगा। लेकिन क्या उन शौक पूरे करने के लिए
उन छुट्टियों के लिए, उन तीर्थ यात्राओं के लिए क्या हमने पैसा जमा किया है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सम्मानजनक बुढ़ापा, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है ना? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, जो हमें ध्यान में रखते हुए अपना वित्तीय आयोजन करना चाहिए, है ना? अब आता है टॉपिक व्यक्ति को बचत करने और वित्तीय एसेट खरीदने की ज़रूरत क्यों होती है? तो जब व्यक्ति की हर अवस्था के दौरान जब वह विशेष भूमिका निभाता है, कई तरीके की ज़रूरतें पैदा होती हैं। जैसे व्यक्ति शादी करता है, अपना परिवार शुरू करता है, तो उसे अपना घर या मकान खरीदने की ज़रूरत होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं, तो उसके लिए शिक्षा या शादी के लिए फंड की ज़रूरत होती है ना? तो अब व्यक्ति जो है अपनी युवावस्था को अच्छी तरह बिताता है ना? स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए पैसे जुटाने और सेवानिवृत्ति के बाद के लिए बचत करने की होती है, ताकि उसे अपने बच्चों पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े या वो किसी पे बोझ ना बने, वह अपना बुढ़ापा आज़ादी और आत्मसम्मान के साथ जी सके। ठीक है? तो ये इसीलिए हमें बचत करनी चाहिए। अब बचत क्या है? बचत की प्रक्रिया 2 निर्णयों से होती है। इस पर भी क्वेश्चन आता है कभी-कभी कि ब निवेश की प्रक्रिया 2 निर्णयों से बनी है। कौन-सी? एक उपभोग खर्च को स्थगित करना, यानी जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उस पे पैसा खर्च नहीं करना। मौजूदा और भविष्य के खर्चों के बीच के संसाधनों का आवंटन करना, है ना? तो जो भी ज़रूरी है, उसी पे खर्च करना, जिसको ज़रूरी नहीं है, जैसे मेरे पास अच्छा खासा मोबाइल फ़ोन है, तो ज़रूरी नहीं है मैं आईफ़ोन 15 या 16 लेके आऊँ, ठीक है? दूसरा, कम तरल संपत्तियों यानी जिन्हें आसानी से नकदी से नहीं बदला जा सकता, के बदले नकदी से दूर रहना, यानी लिक्विडिटी वाली चीज़ों को कम खरीदना, क्योंकि लिक्विडिटी वाली चीज़ें आपके पास होंगी तो आप क्या करोगे? उसे तोड़ दोगे। जैसे एफडी है, कभी भी लिक्विड कर सकते हैं, कभी भी उसे तोड़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसे तोड़ देंगे और यूज़ कर लेंगे, है ना? तो ये 2 प्रक्रियाएँ हैं, उपभोग खर्च को स्थगित करना और मौजूदा भविष्य के खर्चों के बीच में संसाधनों का आवंटन करना। जैसे कि एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का मतलब होगा कि ऐसे अनुबंध के बदले में पैसे देना जिसे आसानी से नकदी में नहीं बदला जा सकता। क्योंकि पता है मैं सरेंडर करने जाऊँगा तो मुझे नुकसान होगा, है ना? तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देना जहाँ से हम जल्दी लिक्विडिटी ना ले सकते हो, ताकि हमारी बचत लंबे समय तक पड़ी रहे। वित्तीय नियोजन में 2 प्रकार के निर्णय शामिल होते हैं। पहला, भविष्य के लिए बचत करना हो तो योजना बनाना, और दूसरा उचित संपत्तियों में समझदारी से निवेश करना, ताकि भविष्य में पैदा होने वाली विभिन्न ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब व्यक्तिगत आवश्यकताएँ कौन-कौन सी हैं? तो हमने जीवन की अलग-अलग व्यवस्थाओं को देखा, है ना? तो 3 प्रकार के वित्तीय उत्पादकों को जन्म देती हैं। ये जो जीवन की अवस्था है, 3 प्रकार के वित्तीय उत्पादकों को जन्म देती है। सबसे पहले भविष्य के लेन-देनों को सक्षम करना, दूसरा है आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करना, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। और तीसरा है सॉरी और तीसरा है धन संचय। तो सबसे पहले भविष्य के लेन-देनों को सक्षम करना। तो सबसे पहले हमें क्या निश्चय करना पड़ता है कि कौन-कौन से खर्चे हमारे लाइफ में आने वाले हैं, है ना? ऐसी ज़रूरतों की 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले विशेष लेन-देन संबंधी ज़रूरतें, जो जीवन की विशेष घटनाओं से जुड़ी होती है, जिनके लिए संसाधनों को हमें देना ही है। जैसे हम पर जो डिपेंडेंट है, उनकी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा है, शादी है, उनका प्रावधान करना, मकान खरीदना, है ना? और सामान्य लेन-देन संबंधी ज़रूरतें। तो सामान्य लेन-देन संबंधी ज़रूरतें कैसी होती हैं? जिसे विशेष प्रयोजन के बिना ही हम कर सकते हैं, जैसे मौजूदा खर्च के से अलग रखा जा सकता है ना? और ऐसे जो सामान्य लेन-देन संबंधी ज़रूरतें हैं, उसे भविष्य के प्रावधानों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कभी-कभी इमरजेंसी में हमें बाहर जाना पड़ गया, किसी की आज शादी आ गई, है ना? तो उसके लिए हमें थोड़ा रुपया अलग रखना पड़ता है ना? तो इसे सामान्य लेन-देन संबंधी ज़रूरतें कहते हैं। हाँ, एक सेकंड। आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करना। आकस्मिक घटनाएँ जीवन की ऐसी अप्रत्याशित घटनाएँ हैं, जिनके लिए बड़े फंड की ज़रूरत होती है ना? जैसे भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ा फंड चाहिए, है ना? इन्हें मौजूदा आय से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके लिए पहले से ही फंड जुटाना होता है, जैसे कि मृत्यु है, अपंगता है या बेरोज़गारी के कारण आय का नुकसान है।
आग लगने जैसी अन्य घटनाएँ हैं जिसमें बड़ा धन का नुकसान हो सकता है। तो इन सब घटनाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब घटनाओं के लिए हम बीमा ले सकते हैं और बीमा लेकर के इन सब ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है? कम अमाउंट में पैसा लगा करके हम इन सब ज़रूरतों का ख़्याल रख सकते हैं। तीसरा है धन संचय। तो संचय का मकसद क्या है कि व्यक्ति को निवेश करने और बाज़ार के अनुकूल अवसरों का लाभ लेने की इच्छा को दर्शाता है ना? कुछ लोग निवेश करते समय सतर्क नज़रिया अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग ज़्यादा आय अर्जित करने के लिए ज़्यादा जोखिम लेते हैं, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो सेफ होंगे वो बैंक एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या एलआईसी में इन्वेस्ट करेंगे। ज़्यादा आय अर्जित करने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि इससे व्यक्ति के धन या निवल संपत्ति को अधिक तेजी से बढ़ने में मदद होती है। धन का संबंध किससे है? आत्मनिर्भरता से है, उद्यम से है, शक्ति और प्रभाव से जुड़ा होता है क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा तो हमारे पास फ्रीडम भी ज़्यादा होगी, है ना? अब वित्तीय उत्पाद कैसे होते हैं, है ना? अब हम सीखेंगे वित्तीय उत्पाद कैसे होते हैं। तो ज़रूरतों के उपरोक्त सेट के अनुसार हमने देखा कौन-कौन सी ज़रूरतें होती हैं। वित्तीय बाजार में 3 प्रकार के उत्पाद मौजूद हैं। सबसे पहला लेन-देन संबंधी उत्पाद, दूसरा आकस्मिकता वाले उत्पाद जिसमें बीमा आता है और धन संचय वाले उत्पाद। तो लेन-देन संबंधी उत्पाद कौन-कौन से हैं? इस पे भी कभी-कभी क्वेश्चन आता है। तो लेन-देन संबंधित उत्पाद ऐसे होते हैं जिसमें से हम आसानी से लिक्विडिटी यानी जब भी पैसा चाहा चाहिए तो निकाल लिया। तो जैसे बैंक डिपॉज़िट है, बचत के अन्य उपकरण जैसे आपका पोस्ट पोस्ट अकाउंट है, जो व्यक्ति को सही समय पर और सही मात्रा में पर्याप्त क्रय शक्ति यानी नकदी उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं, लिक्विडिटी लेने में सक्षम होते हैं, उससे लेन-देन संबंधी उत्पाद होते हैं। दूसरा है आकस्मिकता वाले उत्पाद, तो आकस्मिकता वाले उत्पाद में बीमा आता है, चाहे आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, जो आपको बड़े नुकसानों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और अचानक होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उठाने पड़ने वाले नुकसान को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है धन संचय वाले उत्पाद, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, धन संचय वाले उत्पाद कौन से? जैसे शेयर है, उच्च आय वाले बॉन्ड है, रियल एस्टेट है, तो ये सब क्या है? धन संचय वाले उत्पाद है। यहाँ अधिक पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने के नज़रिए से निवेश किया जाता है, ठीक है? तो ये उत्पादों के प्रकार थे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को सिर्फ़ एक ही उत्पाद में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे ऊपर के सभी उत्पादों का मिश्रण होना चाहिए, उसे तीनों प्रकार के उत्पादों में निवेश करना चाहिए। जैसे अगर उसे बचत की ज़रूरत है, तो नकदी आवश्यकताओं के लिए वो बैंक में पैसा रख सकता है। बीमा की ज़रूरत उसे क्यों है? अनिश्चितताओं के लिए क्योंकि कब मृत्यु होगी, क्या कब अपंगता आएगी या कब बीमार पड़ेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। निवेश की ज़रूरत क्यों है? धन संचय के लिए क्योंकि रिटायर होंगे तो भी पैसा चाहिएगा, बच्चे की शादी के लिए भी पैसा चाहिएगा, इसीलिए धन संचय ज़रूरी है ना? अब हमने उत्पाद के प्रकार देखे, अब हम देखेंगे जोखिम प्रोफ़ाइल और निवेश। तो जैसे-जैसे व्यक्ति के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं से गुज़रता है, वैसे-वैसे क्या होता है, उसके अंतिम वर्षों की ओर जब वो बढ़ेगा तो उसका जोखिम प्रोफ़ाइल यानी जोखिम उठाने के प्रति उसका नज़रिया जो है वो बदलता जाता है। जैसे जब हम यंगस्टर होते हैं या युवा होते हैं, तब अधिक धन संचय करने के लिए हम जोखिम उठाने वाले होते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे हम सतर्क होते हैं और रिस्क कम उठाते हैं। है ना? क्यों? क्योंकि सब गुम ना हो जाए, सब बर्बाद ना हो जाए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। है ना? तो अगर आप देखोगे जोखिम प्रोफ़ाइल और निवेश की शैली प्रगतिशील अगर जोखिम प्रोफ़ाइल है, तो संचय करेगा इंसान। सुरक्षित है, सुदृढ़ बनता है। सतर्क है, तो खर्च करता है। पारंपरिक जब जोखिम प्रोफ़ाइल रहता है, तो वो उपहार देने के लिए अपनी व्यवस्था करता है। ठीक है? और ये चीज़ें कैसे होंगी? ये जब हम बचत करेंगे, तभी होगी। है ना? वित्तीय नियोजन की भूमिका क्या है? तो वित्तीय नियोजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने वित्तीय नियोजन नहीं किया, तो भविष्य में आने वाले खर्चों के लिए हमें सिर्फ़ लोन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वित्तीय नियोजन के तत्व क्या हैं? तो वित्तीय नियोजन के तत्व कुछ इस प्रकार हैं कि निवेश करना, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर संपत्तियों का आवंटन करना। दूसरा है जोखिम का प्रबंधन करना। तीसरा है सेवानिवृत्ति नियोजन, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। कर और संपत्ति नियोजन, अपनी ज़रूरतों का वित्त पोषण करना, है ना? तो ये सब वित्तीय नियोजन के घटक हैं, है ना? तो कुछ दशक पहले लोग क्या समझते थे कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना यानी सट्टा है।
ज्यादातर लोग बैंक डिपॉजिट में, डाक डाक बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आज जो है हमारी ज़रूरतें बदल गई हैं, महँगाई बढ़ती जा रही है। तो आज के ग्राहक को कौन-कौन सी चुनौतियाँ देखनी पड़ती है? तो सबसे पहले संयुक्त परिवार का बिखरना, आजकल फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, माता-पिता और सिर्फ़ बच्चे हो गए। तो उस परिवार के सदस्य को अपने परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसके लिए उसे सही तरीके से नियोजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वही नहीं रहा तो उसकी फैमिली कैसे चलेगी? पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, तो भाई-भाई के बच्चे को देख लेता था, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वित्तीय आयोजन करना ज़रूरी है। निवेश के कई विकल्प हैं, आज हम शेयर में, बॉन्ड में, है ना? अलग-अलग जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर अलग-अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने बोला मिक्सचर होना चाहिए हमारे पास। बदलती जीवन शैली, देखो आजकल क्या हो गया है तात्कालिक खुशी चाहिए सबको, फ़ोन, कार, बड़ा घर, हम तुरंत लोन पे ले लेते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले पैसा इकट्ठा किया जाता था और फिर चीज़ें खरीदी जाती थी। कर्ज़ लेकर के चीज़ें नहीं खरीदी जाती थी। लेकिन आज क्या हो गया हम पहले कर्ज़ लेते हैं तो हमारी आय का सबसे बड़ा हिस्सा तो कर्ज़ में ही चला जाता है। तो हम बचत क्या करेंगे? तो ये जीवन शैली बहुत गंदी जीवन शैली है जिसके कारण हमें वित्तीय आयोजन करना बहुत ज़रूरत है। उसके बाद महँगाई, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन भी जिसको बोलते हैं। तो जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महँगाई बढ़ती जा रही है, तो हमें कुछ भी, जो भी नियोजन करना है, वो ऐसे कर मान के चलना है कि आज जितना पैसा लग रहा है, उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा पैसा चाहिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, रुपए का मूल्य घटता जा रहा है ना? तो महँगाई सेवानिवृत्ति के बाद तबाही ला सकती है। आज मेरा घर खर्च 50,000 है, तो आज से 30 साल के बाद ये डेढ़ 2 लाख रुपए होगा। लेकिन हम ऐसा कुछ सोचते नहीं हैं और वैसा आयोजन ही नहीं करते, है ना? अन्य आकस्मिकताएँ और ज़रूरतें। तो जैसे मैंने बोला लाइफ़ में कभी भी कोई भी ज़रूरत आ सकती है। जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गए, है ना? लोन्स आ गई, बच्चों की पढ़ाई आ गई, कहीं बाहर जाना पड़ गया, उसके लिए आकस्मिक खर्चे आ गए। तो इन सब के लिए प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है वित्तीय नियोजन शुरू करने का सही समय क्या है? इस पर एक क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर है आपके पहले वेतन से। जब से आपकी कमाई शुरू होती है तब से आपको अपने पहले वेतन से ही वित्तीय आयोजन करना ज़रूरी है, तब से निवेश करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जितनी लंबी समय अवधि होगी उतना ही अधिक आपका जो राशि है वो बढ़ती जाएगी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको मुनाफ़ा ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मुनाफ़ा अधिक मिलेगा, है ना? और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए, गरीब लोग भी कर सकते हैं, ताकि वो इन फ्यूचर गरीब ना रहें। अपनी बचत का कुछ परसेंट, अपनी आवक का कुछ परसेंट हमें बचत करके ही चलना चाहिए, बचत भी नहीं, इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। ठीक है? क्योंकि बचत उतनी ही रहती है, इन्वेस्ट करोगे तो वो बढ़ती है। अब वित्तीय नियोजन के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले नकदी नियोजन, सबको हम डिटेल में देखेंगे, है ना? तो वित्तीय नियोजन की सलाहकार सेवाएँ कौन-सी हैं? नकदी नियोजन जिसको कैश इनफ्लो बोलते हैं, निवेश नियोजन, बीमा नियोजन, सेवानिवृत्ति नियोजन, अचल संपत्ति नियोजन और आयकर नियोजन। नकदी नियोजन यानी क्या होता है? तो ये आपके कैश फ्लो को मैनेज करती है। तो जैसे आय और खर्च के प्रवाह को प्रबंधित करना, जिसमें अप्रत्याशित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में प्रवर्तित की जा सकने वाली यानी लिक्विड संपत्तियों का एक रिज़र्व बनाना और उसे बनाए रखना। कभी भी कोई खर्चा इमरजेंसी में आ गया तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न हमारे पास होना ही चाहिए। भगवान ना करे जॉब चली गई तो कम से कम 3 महीने का खर्च तो हमारे पास लिक्विडिटी के तौर पे होना ही चाहिए, ठीक है? पूँजी निवेश के लिए व्यवस्थित रूप से नकदी का अधिशेष बनाना और बनाए रखना ज़रूरी है। नकदी नियोजन के लिए कौन-कौन से चरण शामिल हैं? तो सबसे पहले अपना बजट तैयार करना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी में या मेरे घर में कौन-सी चीज़ें हैं जो हर महीने इसमें मुझे खर्च करना ही है ना? बजट होगा तो क्या होगा, आप अपनी आवक के अनुसार खर्चा और बचत निश्चित कर सकते हैं, ठीक है? उसी हिसाब से पूरे साल में भविष्य की मासिक आय और खर्च का पूर्वानुमान करने और इनके लिए लिक्विड प्रोविज़न बनाने के लिए योजना बनाना, है ना? नकदी नियोजन प्रक्रिया का दूसरा भाग विवेकाधीन आय को बढ़ाने के लिए
रणनीतियाँ डिज़ाइन करना है, जैसे व्यक्ति अपने बकाया ऋणों का पुनर्गठन कर सकता है, कैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करके वो कम ब्याज वाले या बैंक ऋण को चुका सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से 45 दिन का हमें टाइम मिलता है, पैसों को चुकाने का, तो इंटरेस्ट भी नहीं लगता। तो ये सब लिक्विडिटी के प्रोविज़न हमारी लाइफ़ में होना चाहिए, जिसको नकदी नियोजन बोलते हैं। अब आता है बीमा नियोजन। तो कुछ लोग ऐसे जोखिमों के दायरे में आते हैं जहाँ उन्हें अपने निजी वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने से दूर करते हैं। जैसे अगर आपके घर में बच्चा है और आप सोच रहे हो मुझे डॉक्टर बनाना है, 1 करोड़ का खर्चा है, आपके पास 1 करोड़ नहीं है या आपको लगता है वो बड़ा होगा तब तक मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा, लेकिन भगवान ना करे बीच में आपको कुछ हो गया तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लूँ, है ना? क्या हुआ? मैं रहा तो वो सपने पूरे करवाऊँगा ही, लेकिन भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, तो भी वो सपने पूरे होंगे, है ना? तो बीमा नियोजन में ऐसे जोखिमों के विरुद्ध पर्याप्त बीमा प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाना शामिल है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि कितनी रकम की बीमा की ज़रूरत है, साथ ही यह पता लगाना होता है कि किस तरह की पॉलिसी सबसे उपयुक्त है। जैसे जीवन बीमा आपको लाइफ के समय प्रोटेक्शन देगी और स्वास्थ्य बीमा आपको इमरजेंसी में अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, तो उसके समय आपकी सबसे बड़ी बचत ना चली जाए, उसके सामने प्रोटेक्शन देगी। जनरल इंश्योरेंस है, अपनी संपत्तियों का बीमा आपको मकान, वाहन, फैक्ट्री इन सब के नुकसान होने से बचाता है। निवेश का नियोजन, तो निवेश का नियोजन निवेश का कोई एक सही तरीका नहीं होता, इसे अलग-अलग तरीके से नियोजित किया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है, आपके वित्तीय लक्ष्य शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मीडियम टर्म है, ठीक है? इनके लिए कितना समय है, कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, तो इसके आधार पर निवेश के पैरामीटर हैं। जैसे आय, रिटर्न इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। जोखिम सहन करने की क्षमता, समय सीमा, नकदी, बेचने की क्षमता, विविधीकरण, आयकर संबंधी विचार, है ना? तो ये सब क्या है? निवेश के पैरामीटर है। आइए इनको एक-एक करके देखते हैं। तो रिटर्न या आय, तो जब भी हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो देखते हैं उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। 8%, 10%, बैंक में 6% जैसा इंटरेस्ट मिलता है, तो रिटर्न की दर ये तय कर सकती है कि किसी व्यक्ति का धन समय के साथ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है। जैसे ₹1000 की रकम को आज 8% की ब्याज पर निवेश किया, तो 5 साल के बाद वह ₹1469 हो जाएगी। वहीं 10 साल के अंत में ये दुगना से भी अधिक हो जाएगी, ₹2159 हो जाएगी, है ना? तो रिटर्न क्या तय करता है कि इन फ्यूचर हमारी वैल्यू कितनी होगी हमने जिसमें इन्वेस्ट किया है ना? तो ये धन संचय में मदद करती है हमें। व्यक्ति को रिटर्न और जोखिम के बीच तालमेल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पूरा पैसा लगा दो। नहीं, कभी-कभी ऐसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली चीज़ें भी आपको डुबा देती हैं। तो हमारे पास मिश्रण होना चाहिए। दूसरा है जोखिम सहने की क्षमता। जोखिम सहन सहन करने की क्षमता ये हमारे माप करती है कि हम कितना रिस्क उठा सकते हैं। तीसरा है समयावधि, यानी किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना टाइम है। अगर मेरे बच्चे का एजुकेशन 18 साल वो 4 साल का है तो मेरे पास 14 साल का वक़्त है। उसकी शादी के लिए मैं प्लान कर रही हूँ तो वो 4 साल का है तो मुझे 21 साल के लिए प्रयोजन करना है। लेकिन हम बेवकूफ़ी क्या करते हैं, हमें तो 5 साल वाला प्लान दे दो। अब जब ज़रूरत 25वें साल की है तो 5 साल में कम रिटर्न में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं हम? समयावधि जितनी अधिक होगी, छोटी अवधि की देनदारी की चिंता उतनी ही कम होगी। व्यक्ति लंबी अवधि में कम तरल संपत्तियों में निवेश कर सकता है, जो कि आपको अधिक रिटर्न दे सकती है। नकदी यानी तरलता लिक्विडिटी, तो निवेश की सीमित क्षमता या आय-व्यय के अनिश्चित प्रवाह वाले या ऐसे लोग जो किसी निजी या कारोबारी खर्च को पूरा करने के लिए निवेश करते हैं, उन्हें नकदी की चिंता रहती है, यानी इमरजेंसी फंड की चिंता रहती है, लिक्विडिटी की चिंता रहती है। बेचने की योग्यता, किसी संपत्ति को कितनी आसानी से बेचा जा सकता है, उसे बेचने की योग्यता कहते हैं। जैसे कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसे कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बेचना इतना ईज़ी नहीं है। तो इन्वेस्ट वैसे ही करो, जैसी आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा आपको तुरंत मिल जाए। विविधीकरण, विविधीकरण को डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। यानी आपको सारे निवेश एक जगह पे नहीं करने चाहिए, अलग-अलग जगह पे निवेश करना चाहिए। थोड़ा पैसा बॉन्ड में डाला, थोड़ा शेयर में डाला, थोड़ा एलआईसी में डाला, ठीक है? ताकि क्या हो, अगर भगवान ना करे एक चीज़ काम नहीं कर रही है आपकी, तो दूसरी चीज़ों से रिटर्न आता रहे, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट कर यानी टैक्स। तो कई निवेश कुछ आयकर संबंधी लाभ देते हैं, कैसे देते हैं? उस पे हम बात करेंगे और टैक्स
सेविंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। निवेश के उचित साधनों का चयन करना, है ना? हमने देखा पैरामीटर कौन-कौन से हैं, अब उचित साधन कौन-कौन से हैं, है ना? तो ये जैसे बैंक कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट है, डाकघर की लघु बचत योजना है, शेयरों के पब्लिक इश्यू आईपीओ जिसको बोलते हैं, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां है, म्यूचुअल फंड है, यूनिट लिंक पॉलिसियां हैं जो जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाती है। तो ये सब अलग-अलग साधन है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है सेवानिवृत्ति नियोजन। सेवानिवृत्ति नियोजन यानी रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल समाज में आप देखो वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया। तो इसमें 3 चरण शामिल है। सबसे पहले आता है संचय। तो संचय में क्या है? धनराशि को अलग रख के विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से इन्वेस्ट करना। दूसरा है संरक्षण। संरक्षण ये पक्का करने की कोशिशों को दर्शाता है कि व्यक्ति के निवेशों को आय अर्जित करने के लिए लगाया गया है और व्यक्ति के कामकाजी सालों के दौरान मूलधन में लगातार बढ़त होती जा रही है ना? कहीं ऐसी जगह पैसा लगाना जो बढ़ता जा रहा है, रिटायरमेंट में अच्छा फंड देगा। तीसरा है वितरण, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो वितरण का मतलब जो भी कर्पस या मूलधन हमने जो इकट्ठा किया हमारी रिटायरमेंट पे हमको मैच्योरिटी मिली, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ से वार्षिक यानी एन्युइटी यानी पेंशन की तरह वो हमें मिल रहा हो। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसका हमें ब्याज मिल रहा है, या जीवन अक्षय पॉलिसी है जिसमें पैसा डाल दिया, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे हर साल, है ना? तो ऐसे वार्षिकी भुगतानों में परिवर्तित करने की इष्टतम तरीके को वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके बाद आता है संपत्ति नियोजन। तो संपत्ति नियोजन यानी अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने या उसके वारिस को सौंपने की एक योजना है। इसके लिए कई प्रक्रियाएँ हैं, जैसे नामांकन है, नॉमिनेशन है, समानुदेशन यानी असाइनमेंट, वसीयत यानी विल बनाना हो सकता है। तो बुनियादी विचार यह पक्का करने का है कि व्यक्ति की मौत के बाद जो भी संपत्ति है, वो जिसे देना चाहता है, उसे आसानी से बाँटा या दिया जा सके या इस्तेमाल किया जा सके। लास्ट बट नॉट लिस्ट कर नियोजन यानी टैक्स प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मौजूदा कानून के हिसाब से हमें जैसे इस साल रूल कर दिया 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है ना? साथ ही साथ जहाँ पे हमें टैक्स में छूट मिलती है, जैसे आप होम लोन लेते हैं तो 2 लाख तक आपको छूट मिलती है ना? लेकिन नई टैक्स प्लानिंग में इन सबको प्रोविज़न नहीं किया गया है। उसमें क्या किया गया है डायरेक्ट आपको 12 लाख टैक्स में छूट कर दी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो तो सेक्शन 80C धारा 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है जो 1.5 लाख रुपए तक की होती है, 1.5 लैक्स तक की होती है। वैसे ही जो बीमा पॉलिसियाँ हैं उसमें 10 गुना जहाँ पे भी इंश्योरेंस रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट का, वो धारा 1010D में टैक्स फ्री होता है। 1010D में टैक्स फ्री होता है और डेथ क्लेम चाहे वो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट का 10 टाइम्स बीमा हो या ना हो, डेथ क्लेम हमेशा धारा 1010D में टैक्स फ्री होता है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है? तो मृत्यु दावा हमेशा आयकर से फ्री होता है। अब ये स्टेटमेंट कभी-कभी पूछा जाता है कि टैक्स आयोजन यानी क्या है? टैक्स से बचना नहीं है। टैक्स का आयोजन ये नहीं है कि टैक्स से बचना है। टैक्स तो पे करना है लेकिन जो छूट मिलती है वहाँ पे फ़ायदा भी लेना है। तो जीवन बीमा एजेंटों को अक्सर अपने ग्राहकों या क्लाइंट को संभावित ग्राहकों को सिर्फ़ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि उन्हें जो भी वित्तीय सलाह है अच्छे से दे कर के उन्हें सहयोग करके अच्छा वित्तीय आयोजन करके देना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप ये सेशन आपके लिए वर्दी रहेगा और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे।